हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चैप्टर 7 रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। इसके अंदर हम सेक्शन 34 डिस्कस करेंगे जो कि एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड से डील करता है। सेटिंग असाइड का बेसिक मीनिंग होता है किसी भी डिसीजन या प्रोसेस को इनवैलिड घोषित कर देना, डिसमिस कर देना, स्क्वैश, डिस्कार्ड या कैंसिल कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्बिट्रल अवार्ड को डिसमिस या कैंसिल करने के क्या प्रोविजंस हैं। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब दो पार्टीज़ एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन करती हैं तो दोनों उस एग्रीमेंट के टर्म्स से बाउंड रहती हैं। अगर फ्यूचर में कोई भी डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट अराइज होता है और उसे रिजॉल्व करने के लिए पार्टीज़ आर्बिट्रेशन चूज़ करती हैं, यानी कि वो उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करती हैं, तो आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होगा उस डिस्प्यूट से रिगार्डिंग वो फाइनल होगा और दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग भी होगा। यानी कि जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर देता है वो फाइनल होता है और दोनों पार्टी पर बाइंडिंग होता है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें एक या दोनों ही पार्टीज़ आर्बिट्रेटर के अवार्ड से सहमत ना हों। तो इस केस के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में पार्टीज़ को एक रेमेडी दी गई है। हालांकि कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड्स के मेरिट पर इंटरवीन नहीं कर सकती है और ना ही पार्टीज़ उसके अगेंस्ट अपील कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्बिट्रेटर एक जज की तरह होता है जो कि पार्टीज़ के थ्रू अपॉइंट किया जाता है और उसके दिए गए अवार्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आर्बिट्रेटर के एक्शंस को रिव्यू नहीं कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में कुछ रेमेडीज़ दी गई हैं जिसके थ्रू हम आर्बिट्रेटर के जो डिसीजंस हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की, जो कि एबॉलिश कर दिया गया है, उसमें एक अवार्ड को चैलेंज करने के 3 वेज दिए गए थे: मॉडिफिकेशन, रेमिशन एंड सेटिंग असाइड। और जो अभी का एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, उसमें 2 रेमेडीज़ दी गई हैं, मॉडिफिकेशन एंड सेटिंग असाइड। तो करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन के बारे में हमने सेक्शन 33 में पढ़ा था और अब हम सेटिंग असाइड की बात करेंगे जो कि सेक्शन 34 में दिया गया है। सेक्शन 34 में कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके बेसिस पर कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 34 की, जो कि एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड से डील करता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है रिकोर्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी मेड ओनली बाय एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच अवार्ड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। यानी कि एक आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में जो प्रोविजंस बताए गए हैं उनको ध्यान में रखकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। सबसेक्शन 2 कहता है एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ़, यानी कि एक आर्बिट्रल अवार्ड कोर्ट के थ्रू तभी सेट असाइड किया जाएगा जब कुछ ग्राउंड्स प्रेजेंट होंगे। और वो कौन से ग्राउंड्स हैं? तो क्लॉज ए कहता है द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन स्टैब्लिशेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट, यानी कि जो भी पार्टी एप्लीकेशन कर रही है। सबसेक्शन 1 में कहा गया था कि हम एप्लीकेशन के थ्रू जो भी आर्बिट्रल अवार्ड है उसे सेट असाइड करा सकते हैं। तो जो भी पार्टी अग्रीव फील कर रही है और वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रही है तो उस पार्टी को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड के बेसिस पे फॉलोइंग चीज़ें स्टैब्लिश करनी होंगी, यानी जो भी ग्राउंड्स नीचे बताए गए हैं उनको प्रूव करना होगा। पहला ग्राउंड है अ पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी। दोनों पार्टीज़ में से अगर कोई भी एक पार्टी इनकैपेबल है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, या फिर उसे प्रॉपर पर्सन के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया गया है जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो ऐसे केस में वो पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने की डिमांड कर सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टी माइनर है या अनसाउंड माइंड की है और उसे प्रॉपर गार्जियन के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो भी अवार्ड है वो उस पार्टी पर बाइंडिंग नहीं होगा और वो पार्टी उस अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। दूसरा क्लॉज कहता है कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की वैलिडिटी उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर डिपेंड करती है जिसमें उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है।
इसको हम और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज़ के बीच वही इनवैलिड है, तो उसमें जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो भी इनवैलिड हो जाएगा। एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की वैलिडिटी को हम उसी वे में और उन्हीं ग्राउंड्स पर चैलेंज कर सकते हैं जैसे कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं। अब मान लीजिए दोनों पार्टीज़ ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके अंदर उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज इनकॉर्पोरेट किया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है, तो फिर जो आर्बिट्रेशन क्लॉज उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था वो भी इनवैलिड ही होगा। अब हम बात करते हैं क्लॉज 3 की, जो कहता है कि जिस भी पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल की है, अगर उसे आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई थी या किसी भी वजह से वो अपना केस प्रेजेंट करने में अनेबल था, तो भी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। अब मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं, उनमें से किसी एक पार्टी को प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तो वो पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने के लिए। इसको हम और ब्रॉड सेंस में समझते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 कहता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस सबमिट करने का एक प्रॉपर टाइम लिमिट सेट करना होता है और इसके बारे में पार्टीज़ को प्रॉपर नोटिस देकर बताना होता है। और साथ में ही सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी भी हेयरिंग, मीटिंग या डॉक्यूमेंट, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को पार्टीज़ को एडवांस में नोटिस देना होता है। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रॉपर नोटिस नहीं देता है किसी भी पार्टी को, तो उस ग्राउंड पर वो पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करा सकती है। क्लॉज 4 कहता है कि अगर अवार्ड आर्बिट्रेटर के स्कोप से बाहर जाकर दिया गया है, यानी कि जो आर्बिट्रेटर है वो अपनी पावर एंड जुरिस्डिक्शन के स्कोप से बाहर जाकर अगर कोई अवार्ड पास करता है, तो उस अवार्ड को भी सेट असाइड किया जा सकता है। इस क्लॉज का एक प्रोविजो भी है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि इन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और उसे वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रेफर करते हैं रिजॉल्व करने के लिए। तो जो भी मैटर है उनके डिस्प्यूट का वो ए है और बी है, लेकिन जो आर्बिट्रेटर है वो सी मैटर पर भी डिसाइड कर देता है, यानी कि जो सी मैटर है वो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है, ना ही उसके पास पावर है उस मैटर को डिसाइड करने की, लेकिन फिर भी वो उस मैटर पर भी अपना डिसीजन दे देता है। तो फिर इस केस में क्या होगा? इस केस में जो आर्बिट्रेटर ने ए और बी मैटर पर डिसीजन दिया था वो वैलिड रहेगा और जो उसने सी मैटर पर डिसीजन दिया था उसको हम सेट असाइड कर सकते हैं। यानी कि जो भी मैटर्स रेफर किए गए हैं अगर हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं तो जितना पार्ट वैलिड है वो वैलिड रहेगा और जितना आर्बिट्रेटर के स्कोप और जुरिस्डिक्शन से बाहर का था उसको हम सेट असाइड कर सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं। क्लॉज 5 कहता है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कॉम्पोजिशन पार्टीज़ के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है, यानी कि पार्टीज़ ने जो चीज़ डिसाइड करी थी उसके बेसिस पर अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कॉम्पोजिशन नहीं किया गया है, या फिर जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का वो पार्टीज़ के किए गए अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि पार्टीज़ ने जो प्रोसीजर डिसाइड किया था वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उस केस में जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसे सेट असाइड कराया जा सकता है। या फिर अगर पार्टी ने ऐसी कोई चीज़ डिसाइड ही नहीं की थी या ऐसा कोई अग्रीमेंट ही नहीं किया था कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कॉम्पोजिशन ऐसे होना चाहिए या आर्बिट्रल प्रोसीजर ये होना चाहिए, तो उस केस में इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं कॉम्पोजिशन और प्रोसीजर के लिए अगर उन्हें फॉलो नहीं किया गया है तो उस केस में भी हम आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर एक बात और कही गई है कि अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पर आती है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व ही नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में भी जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसे सेट असाइड किया जा सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं जो कि प्राइवेट राइट इन्वॉल्व करते हैं उन्हें हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं जिनमें पब्लिक राइट इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का वो मैटर करता है, अगर वो आर्बिट्रेशन के स्कोप के अंदर नहीं आता है तो फिर उसे हम आर्बिट्रेशन के थ्रू डिसाइड नहीं कर सकते, और अगर ऐसे किसी मैटर पर आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है तो उसे हम सेट असाइड करा सकते हैं। एक बात और कही गई है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है अगर वो इंडिया की पब्लिक पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट में है तो भी उस आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। यानी कि अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पर आती है कि जो भी आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है वो इंडिया की पब्लिक पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट में है तो फिर वो उस आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है। इसके साथ ही एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जो कि कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड
इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के कॉन्फ्लिक्ट में तभी होगा जब वो अवार्ड फ्रॉड या करप्शन के थ्रू ऑब्टेन किया गया हो, या फिर वो इंडियन लॉ की फंडामेंटल पॉलिसी से कंट्रावेंशन में हो, या फिर वो मोरालिटी और जस्टिस के बेसिक नोशन से कॉन्फ्लिक्ट में हो। तभी हम उस अवार्ड को इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के कॉन्फ्लिक्ट में कह सकते हैं। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं कि अगर कोई आर्बिट्रल अवार्ड इंडिया की पब्लिक पॉलिसी को वॉयलेट करता है, किस तरीके से, या तो वो अवार्ड फ्रॉड या करप्शन के थ्रू ऑब्टेन किया गया हो, या फिर वो एक्चुअल फैक्ट्स को सप्रेस करके, आर्बिट्रेटर को मिसलीड या ट्रिक करके, या फिर आर्बिट्रेटर को ब्राइब करके या कोई फोर्स यूज़ करके ऑब्टेन किया गया हो, तो उस केस में जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसे सेट असाइड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2A की, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के अलावा अगर किसी और आर्बिट्रेशन में कोई आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है तो उस आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है इफ़ द कोर्ट फाइंड्स that the award is vitiated by patent illegality appearing on the face of the award। यानी कि उस अवार्ड के फेस पर ही कोई एरर अपीयर हो जाता है तो फिर जो कोर्ट है वो उस अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, जो कि टाइम लिमिट की बात करता है। इसमें हमें बताया गया है कि आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। तो इसमें कहा गया है कि जिस भी दिन पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड रिसीव करती है, यानी जिस भी दिन आर्बिट्रल अवार्ड पास किया जाता है, पार्टी की नोटिस में आता है, उस दिन से लेके 30 डेज़ के अंदर जो पार्टी है उसे आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी होती है। या फिर अगर सेक्शन 33 के अंदर किसी पार्टी ने करेक्शन या इंटरप्रिटेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की हुई है, तो जिस भी दिन जो वो एप्लीकेशन है डिस्पोज ऑफ होती है, उस दिन से लेके 30 डेज़ के अंदर जो पार्टी है उसे सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं कि जो भी पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड की सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल कर रही है उसे वो एप्लीकेशन जिस दिन उसने अवार्ड रिसीव किया था उससे लेकर 30 डेज़ के अंदर फाइल करनी होगी। यानी कि मान लीजिए कोई एक पार्टी है, उसने किसी एक पर्टिकुलर डेट पर अवार्ड रिसीव किया, तो उस डेट से लेकर नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर उसे उस आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी होगी। या फिर अगर उस आर्बिट्रल अवार्ड के करेक्शन या इंटरप्रिटेशन के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 33, तो जिस भी डेट पर वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होगी उस डेट से लेकर 30 डेज़ के अंदर सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इसके साथ एक प्रोविजो भी एडेड है जो कि कहता है कि अगर पार्टी 30 डेज़ के अंदर जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं कर पाती है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके पास सफिशिएंट रीज़न है कि वो 30 डेज़ के अंदर अपनी एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल कर पाई, तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो उसे 30 डेज़ का पीरियड और ग्रांट कर सकती है। लेकिन उस 30 डेज़ के बाद कोर्ट कोई भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी, यानी कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। इसमें कहा गया है कि सबसेक्शन 1 के अंडर कोर्ट जब एप्लीकेशन रिसीव करता है उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइम पर और पार्टी की रिक्वेस्ट पर कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स एडजर्न कर सकता है ताकि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो वापस से अपनी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करके आर्बिट्रल अवार्ड्स में से उन ग्राउंड्स को एलिमिनेट कर सके जिनके बेसिस पर उसे सेट असाइड किया जा सकता है। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टी ने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी किसी पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने के लिए। कोर्ट ने वह एप्लीकेशन रिसीव करी, उसके बाद एप्रोप्रिएट कोर्ट को जैसा लगता है और पार्टी की रिक्वेस्ट पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें एडजर्न कर सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो भी कोर्ट डिसाइड करता है, ताकि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो वापस से अपनी प्रोसीडिंग्स रिज्यूम करके प्रॉपर एक्शंस ले सके, जिसकी वजह से आर्बिट्रल अवार्ड में जो ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर उसे सेट असाइड किया जा सकता है वो उन ग्राउंड्स को एलिमिनेट कर सके। सबसेक्शन 5 कहता है कि जो भी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाएगी एक पार्टी के थ्रू, साथ ही में उस पार्टी को जो रिस्पोंडेंट है उसको नोटिस भी सेंड करना होगा। यानी कि जो पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रही है उसे रिस्पोंडेंट को भी इस चीज़ का नोटिस देना होगा कि उसने कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन फाइल करी है इस चीज़ के रिगार्डिंग। और साथ ही में जो एप्लीकेशन वो कोर्ट में फाइल करेगी उसके साथ उसे एक एफिडेविट लगाना होगा जिसमें वो ये मेंशन करेगा कि उसने रिस्पोंडेंट को भी इस एप्लीकेशन के बारे में नोटिस दी है। सबसेक्शन 6 कहता है कि इस सेक्शन के अंडर जो भी एप्लीकेशन फाइल की जा रही है आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, कोर्ट को उस एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना होगा। और साथ ही में एक टाइम लिमिट भी बताई गई है कि जिस भी डेट पर जो रिस्पोंडेंट है उसको नोटिस मिलती है इस एप्लीकेशन से रिगार्डिंग,
उस डेट से लेकर 1 ईयर के पीरियड के अंदर जो कोर्ट है उसे इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होगा, यानी कि इस मैटर पर अपना डिसीजन देना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 34 को डिस्कस किया, जो कि एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड से डील करता है। अपनी आने वाली वीडियो में हम फाइनलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड की बात करेंगे और साथ ही में अपील्स की बात भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।